नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। नई रिलीज फिल्मों से क्लासिक फिल्मों की कहानियों तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो चलिए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों की तस्वीरें यहां भारी बारिश से हुई तबाही की गवाही दे रही हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इन दिनों हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले बात की जाए कर्नाटक की, तो राज्य में भारी बारिश से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कबलापुर और कोलार जिले में बारिश के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। बचाव और राहत कार्य के लिए होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा बल की टीमों का गठन किया गया है। बारिश से राज्य में 5 लाख हेक्टेयर कृषि फसलों को भी नुकसान हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भी भारी बारिश के कारण बेहाल है। शहर में कई जगहों पर जल भराव हुआ है। यहां तक कि अपार्टमेंट और कॉलोनियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश से हाल खराब है। आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश के कारण अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से जारी है। आंध्र प्रदेश में एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रशासन को राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक तालाब में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर इलाके के 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। इलाके को खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं नेल्लोर जिले में भारी बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सोमवार को चेन्नई विजयवाड़ा ग्रैंड ट्रंक रूट पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रही। तमिलनाडु में भी पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोग बेहाल हैं। चेन्नई में कई जगह जल भराव हुआ है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने तमिलनाडु की अपनी 3 दिवसीय दौरे के तहत आज चेन्नई के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 दिन के राज्य के दौरे के पहले दिन नड्डा गोरखपुर में थे। जेपी नड्डा गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। जेपी नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए बूथ प्रमुखों के सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में जेपी नड्डा ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। नड्डा ने विरोधी दलों पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सरकार ने टीकाकरण शुरू किया तब यहां के नेता कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, लेकिन अब वो किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को समर्थ और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर भारत को अपमानित करने वाले जिन्ना समर्थक हैं। बीजेपी अध्यक्ष वनटंगिया परिवारों से बातचीत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में भी बीजेपी अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ दोनों ने विपक्षी दलों पर जमकर हमले किए। जेपी नड्डा मंगलवार को कानपुर में क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी, लेकिन किसान इस मामले पर अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं। यही कारण है कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित महापंचायत में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के बाद ये उम्मीद जताई थी कि अब किसान आंदोलन खत्म कर घर वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने भी किसानों से ये अपील की थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने ये भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और खेती किसानी से जुड़े अन्य मसलों के लिए कमेटी भी गठित की जा रही है। संवाद के जरिए समस्या के हल की बजाय आंदोलन पर अड़े किसान संगठनों पर भाजपा भी हमलावर नजर आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ किसानों की मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस किया जाए। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें वापस किया। अब उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं कि इस आंदोलन को जारी रखें। फिर भी अगर आंदोलन जारी रखा है तो उनसे पूछिए कि इसे जारी क्यों रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी खुली चिट्ठी में 6 मांगे सामने रखी गई हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 के मसौदे को वापस लें। चिट्ठी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके संबद्ध क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को दंड के प्रावधानों को हटाएं, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके अलावा चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंघू सीमा पर जमीन दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि सभी मांगों पर चर्चा के लिए सरकार वार्ता शुरू करे, लेकिन तब तक आंदोलन जारी रखने की स्थिति में किसानों की घर वापसी पर सवाल बरकरार है, जबकि सरकार चाहती है कि किसान घर वापस जाएं। ऐसे में क्या केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के बाद किसान संवाद के लिए उचित माहौल बनाने के लिए अपनी जिद छोड़ वार्ता के लिए आगे आएंगे? इस सवाल का जवाब अब मुद्दे पर आगे की दिशा तय कर सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के फैसले को पीछे हटने या कमजोरी के रूप में देखना सही नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा को सुनने समझने से बड़ा कुछ नहीं होता और ऐसा करने वाले व्यक्ति से बड़ा कोई लोकतांत्रिक राजनेता नहीं होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो जनता की राय पर ध्यान देते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के लिए उठाए कई कदमों के बारे में बताया है। ये किसी शर्त के साथ या चरणबद्ध वापसी नहीं थी। पीएम ने दृढ़ निर्णय लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मोदी जी की इस घोषणा के साथ और भी विशिष्ट हो गया कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खोला गया। कोई भी राष्ट्रवादी जो हमारे किसान और कृषि कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसका स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ट्वीट करके कहा कि सीधी बात करते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि कोई भी राष्ट्रवादी, कोई भी व्यक्ति जो हमारे किसानों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के बारे में सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा का स्वागत करेगा। देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 65 लाख से ज्यादा खुराक लगने के साथ ही आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 117.58 करोड़ के पार पहुंच गया। देश में पिछले 24 घंटों में 12,510 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.34% है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है। भले ही भारत में मामले नियंत्रित नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी जैसे राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करके कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी हासिल की। इस बैठक के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बहुत कारगर हथियार है। उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और ज्यादा प्रभावी रणनीति बनाई जाए। उन्होंने राज्यों से कहा कि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए एनजीओ, धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रभावी लोगों को शामिल करें। कोरोना की दस्तक के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी ने खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम बैठकें की तो वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए भी पीएम मोदी ने बड़ी पहल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिन्ल्यू
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय लोगों को देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले वीर सपूतों के बारे में जागरूक करने में अहम रोल अदा करेगा और देशवासियों को प्रेरित करने का काम करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीनगर के राजबाग में आयकर भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस आयकर भवन के खुलने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, लेकिन इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में विकास बहुत कम हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर औद्योगिकरण से अछूता रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजनाएं शुरू हुई हैं। 9 महीने में 29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव उद्योग विभाग को मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को देश की रक्षा में सनद जांबाज सैनिकों को शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 23 शौर्य चक्र, 28 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 53 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं मेजर विभूति ढौंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर ढौंडियाल ने असाधारण शौर्य दिखाते हुए जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में खूंखार आतंकी को मार गिराया था। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लिया। राष्ट्रपति ने कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के सैपर शहीद प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश दौरे पर आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशाखापट्टनम से आरकू के लिए एक विशेष ट्रेन का शुभारंभ किया। विशाखापट्टनम से आरकू के बीच चलने वाली ये ट्रेन सिम्हाचलम, कोटावालासा, श्रुगावर, पुकोटा और बोरुगुहोलू में रुकेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर वक्त है कि हम अपना ध्यान देश के विकास पर केंद्रित करें। नई दिल्ली में आज भारत विकास परिषद जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। समारोह में कोरोना काल में सेवा कार्य के लिए कई महानुभावों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत विकास परिषद समाज के प्रबुद्ध और समर्थ व्यक्तियों का समूह है। उन्होंने कहा कि बुद्धि से जो जानते हैं, जिसे मन से स्वीकार करते हैं, उसे करने के लिए आदत बनानी पड़ती है। इफी का 52वां संस्करण जारी है, जिसके साथ साथ रेड कारपेट का आयोजन भी हो रहा है। तीसरे दिन स्पेनिश फिल्म द अनबैलेंस्ड, जिसकी स्क्रीनिंग वर्ल्ड पैनोरामा के अंतर्गत हो रही है, के निर्देशक जुआन बोल्डोना रेड कारपेट पर नजर आए। गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में बंगाली फिल्म नाद के संगीतकार ने भी इफी के मंच पर पहुंचने पर अपनी खुशी जाहिर की। फीचर फिल्म श्रेणी की गुजराती फिल्म 21 टिफिन के कलाकार भी इफी के मंच पर पहुंचकर काफी खुश नजर आए। इफी में 24 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्म इंडियन पैनोरामा में शामिल हैं। इफी के प्रांगण में भी कला के कई रंग खिले हैं। जहां हिंदी संगीत का लुत्फ दर्शक उठा रहे हैं, वहीं गोवन संगीत पर भी झूमते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि हमारा मानना था कि आंध्र प्रदेश में पूंजी के विकेंद्रीकरण की बहुत जरूरत है। सरकार उस विधेयक को वापस लेने जा रही है जो पहले पेश किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने गोवा के पणजी में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों का दौरा किया। सूचना प्रसारण सचिव ने दोनों केंद्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट पर और काम करने की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में छापे मारे। टीम ने श्रीनगर स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता के कार्यालयों सहित अन्य जगहों से दस्तावेज भी बरामद किए। पंजाब के पठानकोट में सोमवार तड़के आर्मी कैंट के त्रिवेणी द्वार गेट के पास ग्रेनेड हमला हुआ।
इस हमले के बाद कैंट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्लास्ट करने वाले शख्सों की पुलिस और सुरक्षा बलों ने तलाश शुरू कर दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और विज्ञान प्रसार ने वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से एक करार किया है, जिसके तहत अटल टिंकरिंग लैब और एंगेज विद साइंस जैसे 2 प्लेटफॉर्म मिलकर साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मामले में नया खुलासा हुआ है। परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील ने बताया कि वो इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि मुंबई पुलिस से उनकी जान को खतरा है। क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ी होने के कारण समय पर फीस न भर पाने वाले एक छात्र को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे IIT को आदेश दिए कि वो अगले 48 घंटे में इस छात्र को दाखिला दें। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। एनसीबी की ओर से सोमवार को कहा गया कि हम इस मामले में ऊपर की अदालत का रुख करने को लेकर कानूनी राय ले रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार BSE में गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 1170 अंक टूटकर 58,465 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी 348 अंक के नुकसान के साथ 17,416 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 0.24% की बढ़त के साथ $76.12 प्रति बैरल चल रहा है। तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों को अपरिवर्तित रखने के साथ उपभोक्ताओं को सोमवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के चलते रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे टूटकर 74.35 पर आ गया। वैश्विक आर्थिक सुधार के बीच प्रमुख उत्पादों की तेज विदेशी मांग के कारण दक्षिण कोरिया का निर्यात 2021 में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका के हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ने घोषणा की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एकीकृत प्रबंधन प्रणाली मानकों का पालन करने वाला दक्षिण एशियाई देश का पहला बंदरगाह बन गया है। दुनिया भर के देशों की कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। दुनिया भर में कोरोना ने अब तक 25,79 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 51,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अब तक 4,85,00,000 अमेरिकी संक्रमित हो चुके हैं। 7,93,000 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच वैक्सीन और बूस्टर डोज राहत लेकर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है। नीदरलैंड सरकार ने 10 फरवरी तक कोविड संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए रात 9 बजे से सुबह 4:30 बजे के दौरान कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद रविवार को हेग, एनसीडे, एम्स्टर्डम आदि में हिंसक जुलूस निकाले गए। उर्क कस्बे में हिंसा के सिलसिले में अब तक 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में बेल्जियम के ब्रसेल्स में लगभग 35,000 लोग सड़कों पर उतर आए। विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर आग लगाने और पुलिस के साथ झड़प के साथ हिंसा बढ़ गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कोविड-19 प्रतिबंधों के खिलाफ ब्रसेल्स में प्रदर्शन कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर स्थिति को काबू में किया। कोरोना पाबंदी के खिलाफ यूरोप के अन्य देशों में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। नई पाबंदी से नाराज हजारों प्रदर्शनकारी ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली की सड़कों पर जमा हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यूरोपीय महाद्वीप में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लब ने कहा कि यदि पूरे यूरोप में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अगले 4 महीने में 5 लाख और लोगों की मौत हो सकती है। चिली में कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। पूर्व सांसद जोस एंटोनियो कॉस्ट को 28.64%, जबकि वामपंथी सांसद गैब्रियल बोरिक को 24.44% मत मिले। वेनेजुएला में हुए क्षेत्रीय चुनाव में कम मतदाताओं ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वोट डाला और सभी से मतदान करने और चुनाव परिणामों का सम्मान करने का आह्वान किया। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बारिश से प्रभावित लोगों के लिए राहत पहुंचाने का काम जारी है। रॉयल कैनेडियन वायु सेना ने एबॉस्फोर्ड में एक निजी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति की। इसी बीच कनाडा के पश्चिमी प्रांत ने भारी बारिश के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। बारिश से रेल और सड़क संपर्क टूट गया है। सेना ने सूडान के अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक को रविवार को फिर से प्रधानमंत्री पद सौंप दिया।
आधिकारिक टीवी ने खबर दी है कि हमदोक एवं सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर ने एक राजनीतिक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेलारूस पोलैंड सीमा के पास हजारों प्रवासियों के एक कैंप का दौरा किया। पोलैंड ने बेलारूस पर प्रवासियों को सीमा पर फेरी लगाने में मदद करने का आरोप लगाया। मौजूदा बेलारूस पोलैंड प्रवासी संकट के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएकी ने देश के साथ पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया की सीमाओं पर मौजूदा प्रवासी संकट पर चर्चा करने के लिए रविवार को यूरोपीय राजधानियों का दौरा किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गेहूं के आटे की किल्लत पैदा हो गई है। खाद्य विभाग ने बताया कि प्रांत में अधिकांश जिलों में भंडार खत्म हो गया है और नई फसल आने में अभी 4 से 5 महीने की देरी है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन के क्रिसमस परेड के दौरान हुई दुर्घटना में कम से कम 20 से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल परेड एक तेज रफ्तार एसयूवी के घुस जाने से यह हादसा हुआ। अमेरिकी हिंद प्रशांत नौसैनिक कमान के शीर्ष कमांडर एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो ने चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को मुक्त समुद्र के लिए खतरा करार दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 22 से लेकर 25 नवंबर तक चलेगा। वेस्टइंडीज के जेरेमी सोलोजानो अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में गंभीर रूप से चोटग्रस्त हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में शॉर्ट लेग में फील्डिंग के दौरान उनके सर पर गेंद लगी थी और इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस पर अस्पताल ले जाया गया। तेज गेंदबाज दीपक चहर और युवा विकेटकीपर ईशान किशन को दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। युगांडा की राजधानी कंपाला में खेले गए पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 16 स्वर्ण सहित कुल 47 पदक जीतने में सफलता पाई। पलक कोहली, अबू हुबैदा और अमू मोहन ने एकल के साथ साथ युगल में स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज़्वेरेव ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर दूसरी बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया। चीन की टेनिस स्टार पेंग शुई की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉल के बावजूद WTA की उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता कम नहीं हुई है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रविवार को वॉटफोर्ड के खिलाफ मिली 1-4 की शर्मनाक हार के बाद मैनेजर ओले गुन्नार सोल्शार को बर्खास्त कर दिया है। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को एवर्टन को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सिटी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। ईपीएल में ही टॉटनहम हॉटस्पर ने लीड्स यूनाइटेड को 2-1 से हराकर मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे का जीत के साथ स्वागत किया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने ग्रेनेडा पर 4-1 की शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही रियल अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। फ्रेंच लीग में लियोन और मार्सिले के बीच खेले गए मुकाबले को शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही रद्द कर दिया गया। मार्सिले के दिमित्री पायट के सिर पर स्टैंड से फेंकी गई बोतल के लगने के कारण मैच को रद्द किया गया। फीफा ने 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के 1 साल बचे होने के उपलक्ष्य में रविवार को एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया। विश्व कप का पहला मैच 21 नवंबर 2022 को आयोजित होगा। मशहूर हवाना मैराथन की रविवार को वापसी हुई। इस मैराथन में दुनिया भर के लगभग 3000 एथलीटों ने हिस्सा लिया। पिछले साल ये मैराथन कोविड-19 महामारी के कारण रद्द हो गई थी। मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गोल्फ कोर्स में प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी रिलीज होने के लिए तैयार है। अब सोमवार को अभिनेता ने फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर शेयर किया है। तेलुगु स्टार नानी अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म श्याम सिंघा रॉय के साथ दर्शकों को लुभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्देशक सिल्वा की फिल्म चिथिराई सेवानाम का फर्स्ट लुक जारी हुआ है। फिल्म चिथिराई सेवानाम में अभिनेता सुमिथिर कानी, पूजा कनन और रीमा कलिंगम हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।